मोदी सरकार कह रही कि 400 पार 400 पार का नारा बीजेपी ने इसलिए दिया ताकि शायद अपने सहयोगी दलों पे सीट शेयरिंग में ही दबाव बनाया जा सके। मेरे कंपनी का प्रॉफिट 30 रुपया है और मैंने 300 रुपया दे दिया, तो मैं कहाँ से दिया? ऐसा होता है क्या? सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार जो है, जब उसको आरबीआई ने दिया या अन्य बैंकों ने दिया, तो उसमें कई इस तरह की कंपनियां आई जिन्होंने इलेक्टोरल बॉन्ड लिया और उनकी कंपनियों को सरकारी टेंडर में हिस्सा मिला। एकदम रैपिड ट्रायल पे जांच करानी चाहिए कि सत्य क्या है। तो जनता तो भ्रम की शिकार हो रही है ना, दबाया जा रहा है किसी को, धमकाया भी जा रहा है और उस बात को फैलाया भी जा रहा है। बात संशोधन इस तरीके से किया गया है, अगर किसी ने कुछ कहा उस आधार पे आपको गिरफ्तार कर लिया जाएगा। जहां भी अगर सरकार का समर्थन होता न दिखे उसको दबाव, चाहे विपक्षी नेता हो, चाहे पत्रकार हो, चाहे कोई बुद्धिजीवी वर्ग हो। सारे भाई बिहार के किसान, यूपी के किसान को एमएसपी मिलेगा तो उसके घर में पैसा जाएगा, इससे पाकिस्तान को कैसे फायदा हो जाएगा? हमको आप बताइए। ईवीएम में जो वीवीपैट होता है उसकी गणना हो और एक पर्ची और जनता के पास भी रहे ताकि हमने वोट दिया वो भी रहे। अगर मान लीजिए कहीं को गड़बड़ हो गया तो जब जनसंख्या नहीं गिना जा रहा है, जनसंख्या तो बंद हो गया ना, तो सारे आंकड़े देश में बंद हो गए, तो किसी चीज़ का कोई गिनती तो है नहीं। अब तो न्यूज़पेपर में छपवा दो, बस वही है। आज हम जिस जगह पे खड़े हैं वो है दिल्ली का मुखर्जी नगर क्षेत्र और यहाँ ये वो जगह है जहाँ पे कहा जाता है कि ये आईएएस फैक्ट्री है। आने वाले समय में यहाँ से जो है वो युवा तैयार होते हैं जो देश की नीतियों में अपना योगदान देते हैं। और चुनाव की घोषणा हो चुकी है, तो सर आप यहाँ पे हैं, क्या लगता है इस बार कौन आ रहा है? देखिए, चुनाव तो पहले जिस तरीके से होता था निष्पक्ष, उस तरह से कहने को तो निष्पक्ष है, लेकिन अब कितना निष्पक्ष होगा, क्योंकि एक तो अभी जो इशू सबसे बड़ा बात है कि ये ईवीएम के द्वारा वोटिंग हो रही है और उस पर भी वीवीपैट को काउंटिंग में ऐड करने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने हाल फिलहाल में ही कहा है। तो चुनाव तो होंगे, लोग वोट तो देंगे, लेकिन वोट जो मतगणना के बाद निकलेगा वो कितना सही है कितना नहीं है, मतलब इस आधार पर तय होगा ना कि मतलब चुनाव कितना निष्पक्ष हुआ है। मतलब आपको चुनाव की विश्वसनीयता पे शक है, जो कि ईवीएम के बारे में आप कहना चाहते हैं? चुनाव की विश्वसनीयता पे शक नहीं है, मुझे वोट की विश्वसनीयता पे शक है। जो मतदान जनता के द्वारा किया गया है, क्या गणना उसी की हो रही है, मुझे इस पे शक है। हाँ, तो वैसे सुप्रीम कोर्ट ने ये ऑर्डर दिया है कि वीवीपैट का जो है पूरा का पूरा मिलान करना है। हाँ, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ये चर्चा तो हमने भी सुना है, काफ़ी मैंने न्यूज़ चैनलों पे भी देखा है कि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ये कहना है कि वीवीपैट का जो है मिलान किया जाए। तो अगर ऐसा होता है तब तो बिल्कुल निष्पक्ष चुनाव होने की पूर्ण संभावना है। लेकिन अब जैसे कि 2 चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति की गई है, 3 उसमें होते हैं, 2 की नियुक्ति की गई है और डायरेक्ट शायद प्रधानमंत्री के द्वारा ही की जाती है, उनके सलाह पे की जाती है। तो अब उन्हीं के द्वारा की गई, वो भारतीय जनता पार्टी के हैं नरेंद्र मोदी जी, तो वो कितना निष्पक्ष लोगों को नियुक्त किए हैं नहीं किए हैं, क्योंकि अधीर रंजन साहब ने कहा है कि रात को उन्हें 600 नाम भेजे जाते हैं और सुबह 200 नाम भेजे जाते हैं कि उसमें अपना चुनिए और कुछ ही समय बाद जो है चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कर दी जाती है। हाँ, ये तो अचानक में कई प्रकार के काम इस तरह के हमेशा नियुक्ति की प्रक्रिया में देखने को आया है। जैसे कि एक बार सीबीआई का मैटर हुआ था, जिसमें एक राकेश अस्थाना जी का भी मैटर बहुत ज़्यादा चर्चा में हुआ था। रातों रात हटाया गया निदेशक को, फिर रातों रात दूसरे लोग आए। तो अचानक से जब चीज़ें होती है तो उसकी विश्वसनीयता पे लोगों को शक होता है। वो सही भी हो सकता है, गलत, लेकिन विश्वसनीयता पे शक तो होता ही है। निष्पक्ष 100% हो, ये तो शायद ही कोई नागरिक मान पाए। अब जनता के पास कोई उपाय भी तो नहीं है। मोदी सरकार कह रही कि 400 पार, इस बार जो है 400 पार का आंकड़ा हम छुएंगे। ये तो नरेंद्र मोदी जी कह रहे हैं, सरकार तो भारत की है। मोदी सरकार तो जैसे कि देश में संवैधानिक रूप से तो कहीं है नहीं, वो तो खुद को प्रमोट करने के लिए कि हम भारत से भी ऊपर हो गए हैं, भारत सरकार से बड़ा मोदी सरकार, ये तो इस तरह का एक माहौल बनाया जा रहा है। तो 400 पे तो भाजपा लड़ भी नहीं रही है। 400 पार का नारा बीजेपी ने इसलिए दिया ताकि शायद अपने सहयोगी दलों पे सीट शेयरिंग में ही दबाव बनाया जा सके कि हमको तो 400 पार का नारा मैं दे चुका हूँ, तो मुझे सीट शेयरिंग में इतना हिस्सा मिले। एक राजनीतिक रणनीति भी हो सकती है, आपसे सहयोगियों को दबाने के लिए ये हर गठबंधन ऐसा करता है। क्या लग रहा है सर, इंडिया गठबंधन आएगा कि एनडीए गठबंधन आएगा? आपका जो एक अनुमान है, आपको क्या लगता है? अगर निष्पक्ष चुनाव हुए, क्योंकि जैसे इंडिया गठबंधन जो है उसमें जितने दलों की संख्या है और पिछले चुनाव में भी हम देखें एनडीए को जितना वोट प्रतिशत आया और जितना प्रतिशत भारतीय जनता पार्टी और उसका सहयोगियों को गया, तो जो विरोध में गया भारतीय जनता पार्टी को, उसका संपूर्ण प्रतिशत को जोड़ा जाए तो भारतीय जनता पार्टी से
और सहयोगी को मिले गए मतदान की तुलना में कहीं अधिक है। तब वोट को अगर एकजुट करने में वो ये हो जाए, मतलब सक्षम हो जाए, तब तो वो काफ़ी सही रहेगा। मतलब कि चुनावी बॉन्ड पे अभी जो है एक फैसला दिया है, उसको असंवैधानिक घोषित कर दिया गया है। तो सर इस पे आप क्या कहेंगे? हाँ, ये तो है, क्योंकि उसमें पता ही नहीं चल पा रहा है कि क्या किसने उसमें कई, हाँ उसमें तो कई इस तरह के न्यूज़ भी आए हैं कि जैसे मान लीजिए कि कई कंपनियों ने जो चंदा दिया है और उनका जो प्रॉफिट है तो दिए गए चंदों से काफ़ी कम है। तो ये कैसे हो सकता है? ये तो मनी लॉन्ड्रिंग का मैटर भी हो सकता है, मनी लॉन्ड्रिंग का मैटर भी तो हो सकता है। प्रॉफिट है मेरा, मान लीजिए जैसे मैंने इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदा भारतीय जनता पार्टी को पैसे देने के लिए, मेरे कंपनी का प्रॉफिट 30 रुपया है और मैंने 300 रुपया दे दिया, तो मैं कहाँ से दिया? ऐसा होता है क्या? अब विपक्ष का होता है कि नहीं होता, पहले आप बताइए। नहीं, ऐसा सामान्यतः तो ऐसा नहीं होता है। अब कैसे ऐसा हो रहा है, इसकी तो जांच का विषय सुप्रीम कोर्ट को तो स्वतः संज्ञान के मुद्दे में न्यायपालिका का अधिकार लेने का है। तो स्वतः संज्ञान ले के मुद्दों को रैपिड ट्रायल करके जांच करे। सर विपक्ष का कहना है कि चंदा दो धंधा लो, एक तरह से इन्होंने कार्यक्रम चलाया है। तो ये तो जनरल कई, जब ये इलेक्टोरल बॉन्ड का ये जब डिटेल आया सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार जो है, जब उसको आरबीआई ने दिया या अन्य बैंकों ने दिया, तो उसमें कई इस तरह की कंपनियां आई जिन्होंने इलेक्टोरल बॉन्ड लिया और उनकी कंपनियों को सरकारी टेंडर में हिस्सा मिला। तो पहली नज़र में ये बात तो सही ही नज़र आ रहा है। तो इसीलिए तो मैं बोला सुप्रीम कोर्ट तो स्वतः संज्ञान ले करके एकदम रैपिड ट्रायल पे जांच करानी चाहिए कि सत्य क्या है। तो जनता तो भ्रम की शिकार हो रही है ना, जनता तो भ्रम की शिकार हो रही है। विपक्ष का ये भी कहना है कि इस बार जो है लोकतंत्र बचाने की लड़ाई है। अभी कुछ दिनों पहले ही कर्नाटक से बीजेपी के बड़े नेता हैं जो हेगड़े साहब, वो कहते हैं कि अगर 400 सीट आएगी तभी संविधान बदला जाएगा। अब दरअसल बात ये है कि विपक्ष कर रही है लोकतंत्र बचाने की लड़ाई। हम लोग तो जनता को लग रहा है पहले विपक्ष को हम ही लोग बचाएं, क्योंकि विपक्ष के नेता ही तो गिरफ्तार हो रहे हैं। विपक्ष कहने लायक रहा कहाँ? आज कल परसों हमने सुना कि संजय सिंह जी को जमानत जैसे कि सुप्रीम कोर्ट ने दे दिया। केजरीवाल जी हो सकता है प्रधानमंत्री के दावेदार हो सकते थे। भाई अब कोई निश्चित है नहीं कौन बनेगा, तो उसमें अगर नहीं बनेगा एक नाम उनका भी तो था, क्योंकि उन्होंने 10 वर्षों में पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी बनाया। और फिर उसके बाद जो कई पार्टियों के लोग हैं, जैसे अखिलेश जी उत्तर प्रदेश सबसे बड़े स्टेट में, अगर मान लीजिए कि उन्होंने काफ़ी सीटें ले आई, वो भी दावेदार हो सकते हैं। या ममता बनर्जी बंगाल से वो भी हो सकते हैं। तो अब क्या है कि किस तरह किसको दबाया जा रहा है, किसी को धमकाया भी जा रहा है और उस बात को फैलाया भी जा रहा है। ईडी के कानूनों में एक संशोधन हुआ है, उसमें सबसे बड़ी बात है संशोधन इस तरीके से किया गया है, अगर किसी ने कुछ कहा उस आधार पे आपको गिरफ्तार कर लिया जाएगा और आपको जमानत तब तक नहीं मिल सकती है जब तक पूरे ट्रायल चलने के बाद आपको निर्दोष साबित न हो। ये किसी के भी कहने पे आपको गिरफ्तार किया जाए। क्या लगता है भाजपा ऐसा क्यों कर रही है कि चुनाव के पहले कांग्रेस का अकाउंट फ्रीज किया गया है और आम आदमी पार्टी के जो बड़े नेता केजरीवाल जी उनको गिरफ्तार किया गया है, इंडिया गठबंधन के ही नेता जो झारखंड से हेमंत सोरेन उनको भी गिरफ्तार किया गया। तो एक तरह से विपक्ष को कुचलने की कोशिश हो रही है। तो ये ठीक चुनाव के जो टाइमिंग है उसके पहले ये सब हो रहा है। ये तो अब तो खुल के ये स्वरूप सामने आ रहा है, ये तो पहले भी सत्ता थोड़ा बहुत प्रयास करती थी, पर इस तरीके से खुलेआम नेताओं को गिरफ्तार कर ले, विपक्ष का आवाज़ बोलने वाले लोग आने वाले समय में बहुत कम मिलेंगे। अब जब जैसे कि एक उन्होंने सोशल मीडिया के लिए भी गाइडलाइन लाया है, जैसा आप हमारा इंटरव्यू ले रहे हैं, हो सकता है कि ऐसा नियम ले आया कहे कि नहीं ये इंटरव्यू नहीं चलेगा, इसको ब्रॉडकास्ट नहीं करना है, क्योंकि हो सकता है सरकार का पूरा तरह झंडा बुलंद आपके सवाल में हमने नहीं किया मोदी जी का कि मोदी जी 500 पार लाएंगे, मैंने नहीं कहा। तो हो सकता है आने वाले समय में इस तरह के इंटरव्यू को पब्लिश मतलब ब्रॉडकास्ट नहीं किया जा सके। तो ये तो हर मोर्चे पर दबाने का प्रयास हो रहा है। हर जहाँ भी अगर सरकार का समर्थन होता न दिखे उसको दबाव, चाहे विपक्षी नेता हो, चाहे पत्रकार हो, चाहे कोई बुद्धिजीवी वर्ग हो, चाहे कोई सिविल सोसाइटी के वर्ग हो, चाहे किसी प्रकार का कोई सामाजिक आर्थिक या राजनीतिक आंदोलन हो। आज किसान आंदोलन में क्या हो गया, लोग कहे खालिस्तानी है। अरे भाई बिहार के किसान, यूपी के किसान को MSP मिलेगा तो उसके घर में पैसा जाएगा, इससे पाकिस्तान को कैसे फ़ायदा हो जाएगा, हमको आप बताइए कैसे हो जाएगा। ये किस गणित से क्या बोल रहे हैं, तो ये समझ में नहीं आ रहा है। किसानों को लेकर सरकार की घोषणा थी कि 2022 में उनकी आय दोगुनी कर दी जाएगी। ये पार्टी जहाँ तक मुझे लगती है, भारतीय जनता पार्टी खास करके उत्तर प्रदेश की पार्टी थी, वहाँ से इन्होंने राष्ट्रीय स्वरूप को प्राप्त किया।
अब वर्तमान में जो पार्टी का स्वरूप है, किसान तो मतदाता होकर के ही रह गया है, वो भी उसका वोट काउंट हो रहा है नहीं हो रहा है, जिस तरह ईवीएम से लोग जिस तरह उंगलियां उठा रहे हैं, ये वस्तुतः पार्टी वहाँ से हाईजेक होकर के गुजरात चली गई है और रिमोट कंट्रोल चंद उद्योगपतियों के हाथ में आ गया है और सारे लोग बस मोहरे बने फिर रहे हैं। लेकिन सर, चुनाव में देखा जाता है कि भले ही विपक्ष ये कहे वो कहे, लेकिन चुनाव में जो है अभी 3 विधानसभा चुनाव हुए, उसमें भाजपा ने बहुत ही दमदार तरीके से जीत अपनी दर्ज की। नहीं, टोटल 6 विधानसभा में चुनाव हुए हैं। आप भाजपा तो अपने जगह से कह रही कि 3 में हुआ, हमने जीता। कर्नाटका में हुआ, राजस्थान में हुआ, मध्य प्रदेश में हुआ, तेलंगाना में हुआ और छत्तीसगढ़ में हुआ और हिमाचल में हुआ। 3 उसमें कांग्रेस ने जीता और 3 उसमें भाजपा ने जीता। तो सिर्फ 3 में ही कहाँ हुआ, 6 में हुआ ना। जी। हाँ, तो हम लोग तो चीज़ों पे नज़र रखते हैं ताकि हर सवाल का कहीं से भी परीक्षा वगैरह में या कहीं। लेकिन सर, विपक्ष जब हारता है सर, तभी वो इस तरह की बात करता है कि ईवीएम में गड़बड़ है। कर्नाटक के चुनाव में तो जब उनकी जीत हुई तब उन्होंने ये बात नहीं कही। ये तो हर जगह हम तो जनता होकर जनता की बात कर रहे हैं ना। विपक्ष और सत्ता से मतलब नहीं है। हमने वोट दिया तो हमारी वोट की गणना हो, मैं ये चाहता हूँ। ईवीएम में जो वीवीपैट होता है उसकी गणना हो और एक पर्ची और जनता के पास भी रहे ताकि हमने वोट दिया वो भी रहे। अगर मान लीजिए कहीं को गड़बड़ हो गया तो ये है ना। सर, आपसे एक और सवाल है कि मोदी सरकार ने 2014 में कहा था कि हर साल 2 करोड़ रोजगार दिया जाएगा, और हम अभी खुद मुखर्जी नगर क्षेत्र में हैं जो कि सिविल सर्विस की फैक्ट्री कही जाती है, और आप भी एक यहाँ युवा छात्र भी हैं। तो ऐसे में सर, रोजगार के क्षेत्र में मोदी सरकार ने पिछले 10 साल में क्या किया, उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? रोजगार के क्षेत्र को, रोजगार शब्द एक व्यापक क्षेत्र है। मतलब रोजगार शब्द में एक व्यापकता है, उसमें सरकारी नौकरी भी आता है, अर्ध सरकारी भी आता है, प्राइवेट भी आता है, उसमें कई प्रकार का चीज़ है। तो दरअसल इसमें ये काफ़ी गहराई का मुद्दा है। मैं आपको इस तरह समझा रहा हूँ। इससे उसमें सरकारी नौकरी भी आ गया, अर्ध सरकारी भी आ गया, प्राइवेट भी आ गया। तो रोज़गार का मतलब जैसी आपकी योग्यता उसके स्तर का आपको रोज़गार मिले। कोई भी काम बड़ा छोटा नहीं होता है। पकौड़ा तलना भी बड़ा का छोटा काम नहीं है, और ये ऐसा भी मतलब चीज़ें हैं। लेकिन अगर आपने PhD किया, आपने शिक्षा ली उच्च स्तर की, और फिर आप पकौड़ा तल रहे हैं, ये कहीं ना कहीं गवर्नमेंट का फेलुअर है। अभी एक मामला आया था कि दिल्ली यूनिवर्सिटी की प्रोफेसर रितु हैं, जो कि उनको जब तक वो एडहॉक पे थी और परमानेंट करने का जब समय आया तो उनको हटा दिया गया, और वो पकौड़ा तल भी रही थी, उन पर FIR किया गया और उनको फिर वहाँ से भी हटा दिया गया। वहाँ तो चयन प्रक्रिया में बहुत ज़्यादा हुई है। हमारे मित्र लक्ष्मण यादव जी को भी हटा दिया गया, वो भी काफ़ी लंबे समय से, काफ़ी आप नाम सुने होंगे उनका। हाँ, भी वो हमारे काफ़ी परिचित मित्र भी रहे हैं, जान पहचान रही, उतनी घनिष्ठ मित्रता नहीं रही, लेकिन बातचीत करते। तो रोजगारों के विषय में सर, जो मतलब ये मोदी सरकार ने कहा कि हमने बहुत ज़्यादा रोजगार दिया, आप उसमें सीधे से क्या कहना चाहेंगे? मोदी सरकार ने कई चीज़ें कही, उस पर जनता खुद कह रही है, हम लोग खुद देख रहे हैं। 2 करोड़ रोजगार मतलब कैसे सरकार दावा कर रही है। तो मुझे तो लग रहा है जब सरकार को दावा ही करना है तो सरकार ये कहे ना कि मैं हर साल 4 करोड़ लोगों को रोजगार दिया हूँ। वो अपने 2 करोड़ के वादे पे क्यों टिकी हुई है? क्योंकि कोई गिनती तो है नहीं। जब जनसंख्या नहीं गिना जा रहा है, जनसंख्या तो बंद हो गया ना, तो सारे आंकड़े देश में बंद हो गए, तो किसी चीज़ का कोई गिनती तो है नहीं। अब तो न्यूज़पेपर में छपवा दो, बस वही है। लेकिन सर, 10 साल हुए हैं तो ऐसा तो है नहीं कि मोदी सरकार ने काम नहीं किया है। उन्होंने स्वास्थ्य के क्षेत्र में आयुष्मान योजना लाए हैं, ठीक है, जो है महिला के लिए बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ योजना है, सुकन्या समृद्धि योजना है, MP में उनकी लाडली बहन योजना है। तो आप इस पर क्या कहेंगे? अभी तो जैसे आप ये प्रश्न हमसे दिल्ली में कर रहे हैं, मैं निवेदन आपसे चाहूँगा कि आप थोड़ा गाँव में जाकर के देखें कि उनकी योजनाएँ ज़मीन पर आपको दिख रही हैं, वो स्पष्ट दिख जाती हैं। जो होता है वो दिख जाता है। तो आपको अगर दिखे तो आप मुझे कृपया टेलीफोन करके बता दीजिएगा कहाँ तक वो सफल है। कागजों में तो हमेशा योजनाएं सफल होती है। सर, मोदी जी का कहना है कि 140 करोड़ की जनता उनका परिवार है, और विश्व में सर भारत का डंका बज रहा है उनके काल में, एकदम ये अमृत काल चल रहा है। अब मोदी जी कई बात कहते हैं, और उनके कई ऐसे समर्थकों का मैंने इंटरव्यू सुना है कि जैसे वो कह रहे हैं कि जैसे कि एक अभिनेत्री हैं, उनको शायद मंडी से टिकट मिला है, काफ़ी चर्चित अभिनेत्री हैं। जी हाँ, कंगना रनौत जी। तो हाँ, कंगना रनौत जी का मैंने एक जगह इंटरव्यू पढ़ रहा था। उन्होंने जो बातें कही, ऐसा लगा कि भारत 2014 में ही आज़ाद हुआ है। मतलब ये तो काफ़ी विरोधाभास है, और इस तरह का उटपटांग किस्म का इस कॉन्सेप्ट का मैं क्या जवाब दूँ? ये तो कोई बात ही नहीं है। मैं ये मानता हूँ कि कोई भी सरकार 140 करोड़ लोगों को कल्याण नहीं कर सकती, जनता को खुद करना पड़ेगा। लेकिन जितना नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री बनने के पूर्व अपने
चुनावी अभियान के दौरान जो बातें कही, उसकी अगर आज तुलना की जाए तो धरातल पर उनके द्वारा कही गई बातें अभी तक मुझे पूरी तरह नहीं दिख रही। जैसे कि बुलेट ट्रेन हो गया, स्मार्ट सिटी हो गया, और भी अनेकों योजनाएं हैं। अब मोदी जी का कहा झूठ और जुमला मैं कितना दोहराऊं तो आप खुद देख लीजिए, उसमें आप खुद समझ जाएंगे कि कितने हद तक वो अपने द्वारा कहे गए कार्यों को पर डिलीवर करने में कितने हद तक सफल रहे हैं। क्या लग रहा है सर, एक लास्ट जवाब कि इस बार के चुनाव में कौन आने जा रहा है? देखिए, अगर मतगणना सही से हुई तो मैंने जैसा कि पहले भी बताया कि एनडीए के विरोध में मतों का प्रतिशत काफ़ी ज़्यादा है जी। और उधर एक इंडिया अलायंस गठबंधन भी है जिसमें तमाम अन्य दलें हैं जो एनडीए में नहीं हैं। तो वही वीवीपैट का गणना करे तो जिस तरह सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, कुछ देखा होगा तभी तो सुप्रीम कोर्ट का जज हमसे ज़्यादा समझदार तो है। तो परसेंटेज जब ज़्यादा है, गणना का आदेश भी हो गया है, आदेश नहीं हुआ है मतलब एक सलाह दिया गया है, अगर होता है तो परिणाम आपको चौंकाने वाला दिखेगा। जब ज़्यादा संख्या उधर है तो इधर सरकार कैसे बनेगी? मतलब अगर मतगणना सही हुई तो जनता तो उधर मतदान करेगी ही करेगी, ऐसा है नहीं कि नहीं करेगी। तो अभी आपने सुना हमारे युवा साथी को, अभिषेक जी को, जो कि दिल्ली के मुखर्जी नगर क्षेत्र में हैं, इनकी पूरी राय को आपने सुना कि पिछले 10 सालों के पे इनकी क्या राय है, और आपको क्या लगता है कि इस चुनाव में क्या होने वाला है, या इनके अब जो भी आपको राय है अपने कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। मैं रंजय कुमार, नेशनल दस्तक से, कैमरामैन श्रवण के साथ। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।